लैक ऑफ एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी कुछ स्कीम चल रही है जो कि फार्मर्स के लिए बड़ी सूटेबल है। तो 3 लाख से 5 लाख का ये जो रेडियस है, इसके बीच में एक अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। मैं खुद भी इस चीज को बड़ा पसंद करता हूँ। सर ये इंटरनेशनली एक कल्चर है बैकयार्ड फार्मिंग का। एक तो आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, आपको फिर अपने अखराजात को पूरा करने के लिए लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इलाका गर्म है, तो इसके हवाले से यहाँ पे हम कौन सी ब्रीड जो है वो एरिया से बाहर एनिमल को सरवाइव कराना एक मुश्किल चीज हो सकती है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत आपको उसमें नहीं करनी पड़ती। तो हमें वही पुराने देसी टोटके करने चाहिए या फिर आपसे राब्ता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोर पाकिस्तान की नई वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट एहसानुल हक, और आज की जो पॉडकास्ट है वो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। आपने इसको पूरा देखना है क्योंकि हमारे इलाका हित्ता पडोहार के अंदर लाइव स्टॉक पे बहुत सारा काम किया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान पंजाब जो हमारा कल्चर है एग्रीकल्चर के साथ बहुत ही इनरिच है, और ये हमारे जो लाइव स्टॉक है इसके ऊपर हम बड़ा काम करते हैं। हमारे जो फील्ड वर्क्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है ये फील्ड वर्क करते हैं, वेटनरी स्पेशलिस्ट भी हैं, और डॉक्टर अहमद हसन खान साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके आपको कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं जो इनसे आज हम करेंगे लाइव स्टॉक के ऊपर। जानवर हम घरों में कौन कौन से रख सकते हैं, सबसे सूटेबल जानवर कौन सा है, बिजनेस के हवाले से हम जो है वो कौन कौन से जानवर रख सकते हैं, मिनिमम जगह कितनी चाहिए होती है, कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां जिनसे हमें जो है वो बचना चाहिए, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारी चीजें आज हमें अहमद भाई बताएंगे। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अहमद भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप करवा दें। सर मेरा नाम डॉक्टर अहमद हसन खान है और मैंने DVM और MPhil पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया हुआ, और मुझे तकरीबन फील्ड में ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए हैं इधर, जबरदस्त, और प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 5 साल जो है वो मुझे हो गए। ठीक है अहमद भाई, मुझे सारों से पहले आप ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा जो इशू है लाइफ स्टॉक के रिलेटेड जो आपने इस एरिया में देखा हो, हित्ता पडोहार के अंदर आपने देखा हो, वो सबसे बड़ा इशू क्या है? सर इश्यूज तो काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इशू लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, और स्किल्ड वेटनेरियंस का है जो इस इलाके में जो है वो, ठीक है, इससे पहले कोई ऐसा स्किल्ड वेटनेरियन इधर वर्क नहीं था कर रहा। तो फिर रुझान भी था, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल मेथड से लोग कर रहे थे, अभी लोग जो है वो उसको मॉडर्न वे में लेके जा रहे हैं सारी चीजों को। तो आस्ता आस्ता चीजें जो है वो ठीक होने जो है उसकी तरफ आ रही है। लैक ऑफ एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। जी जी, लैक ऑफ एजुकेशन है बेसिकली। नॉलेज जब नहीं होगा, कोई स्किल्ड वेटनेरियंस नहीं होंगे, प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, तो लोगों को जो है वो उस चीज में नुकसान होगा, तो वो फिर उससे डरते हैं। तो अभी वो चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो मिनिमाइज हो गई हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी बड़ी जो है वो उसकी जो है वो लोगों के लिए सहूलियात हैं, और बाकी प्राइवेट भी जो है वो वेटनेरियन इधर इंडल्ज हो चुके हुए। और फिर कुछ बिजनेसमैन जो थे मॉडर्न एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को जिन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की इधर इस इलाके में, उन्होंने काफी हद तक जो है वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के हवाले से मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी कुछ स्कीम चल रही है जो कि फार्मर्स के लिए बड़ी सूटेबल है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो लाइफ स्टॉक का इनिशिएटिव है। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो है वो फार्मर्स को दिया जा रहा है, जिसपे फार्मर्स को बिला सूद कर्जे जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। कितने तक वो कर्जा मिलता है? ये पहली स्कीम में तो तकरीबन अराउंड अबाउट 3 लाख था, जिसमें कुछ जो है वो अमाउंट ATM के जरिए वो कैश में ले सकते थे, और कुछ जो है वो जाके जो रजिस्टर्ड मर्चेंट थे उससे वो वंडा या कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई इस तरह की चीज वो ले सकते थे। ठीक है। और अभी जो सेकंड राउंड है उसका चल रहा है, उसमें 5,35,000 तक जो है वो गालबन वो उसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 3 लाख से 5 लाख का ये जो रेडियस है, इसके बीच में एक अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है? एक जो फार्मर जो नए सिरे से एक शुरू कर रहा है, बिल्कुल बिगनर है, तो वो किस हद तक वो जानवर ले सकता है, और उनको किस तरीके से ये एक लॉन्ग टर्म में चला सकता है? तो बेसिकली चूंकि ये एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है, इसमें लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, इवन पोल्ट्री, तो मेरे ख्याल में जो थोड़ा इंसान एक्टिव है और उसको नॉलेज है, वो इससे काफी ज्यादा तक फायदा उठा सकता है फार्मर।
और उसके लिए ये बहुत बड़ी सहूलियत है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब अब ये तकरीबन 4 से 6 माह का ड्यूरेशन है, जिसमें उसको बिला सूद, बगैर किसी जो है वो सूद के, वो कर्जा दिया जाता है। उस पे वो जो है वो अपने एनिमल्स में इन्वेस्ट करता है। उसमें उसकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो फीड के रिलेटेड हो सकती है, मेडिसिन के रिलेटेड हो सकती है, या इवन वो कोई और मैनिपुलेशन करता है तो उसमें उसको हेल्प कर देता है वो। देखिए, हमारा जो हिस्सा है ना, हम सारे ही तकरीबन इस चीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे हम जुड़े हुए हैं। खित्ता बटवार नाम इसी चीज का है। तो मैं खुद भी इस चीज को बड़ा पसंद करता हूँ, हम फार्मिंग भी करते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि हम आपको गाइड भी करें। तो डॉक्टर साहब से आज हम पूछेंगे कि मिनिमम डॉक्टर साहब खर्चा कितना आता है और हम कौन से जानवर हैं, मुर्गियां, बकरियां, गायें, भैंसे, मिनिमम लेवल से हम कौन सा बेस्ट एनिमल है जो आपको लगता है कि जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए? उसमें मिनिमम टू मिनिमम पोल्ट्री का ले लें। बैकयार्ड पोल्ट्री है, उसका देखें जो आपका ऑर्गेनिक फूड है वो सारा, उसमें जिस तरह एग प्रोडक्शन है, उसमें पोल्ट्री से आप इनिशियली स्टार्ट ले। मिनिमम पोल्ट्री अच्छा है। पोल्ट्री, फिर मिनिमम से आप जो है वो इवन ये गोट फार्मिंग जो है वो उसका भी खर्चा कम है। ठीक है। और इसके बाद जो है वो फिर आ जाता है लार्ज एनिमल की तरफ। वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा तो उसकी भी नहीं है, लेकिन ये है अभी आप जो है मिनिमम में बेहतर परफॉर्मेंस पोल्ट्री और गोट से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गांव में तो हम चले, आपको पता है घर बड़े होते हैं, गांव में वैसे भी एक रवायती चीज है, चार यार किसी के घर में 1-2 जानवर होते हैं, मुर्गियां भी होती हैं, गायें भैंसे बकरियां 1-2 रखी होती हैं। ऐसा ही शहर में जिस बंदे को इस चीज का शौक है वो कैसे, क्योंकि शहर में आपको पता है जगह भी महंगी होती है, बंदा रख भी नहीं सकता, तो घर की छत पे कोई सूटेबल है चीज के, अगर घर की छत पे वो छोटा सा सेटअप बनाए, 3-4 बकरियों का, साथ थोड़ा 50-60-40-50 मुर्गियों का हो जाए? सर, ये इंटरनेशनली एक कल्चर है बैकयार्ड फार्मिंग का। ठीक है। बैकयार्ड फार्मिंग में अब देखें, उसमें हाउस होल्ड यूज के लिए आप इवन पोल्ट्री रेयर कर सकते हैं उधर, जो आपके एग्स की नीड है वो पूरा कर सकते हैं। इवन बैकयार्ड फार्मिंग में ये किचन गार्डनिंग भी आ जाता है। गार्डनिंग भी आ जाता है। तो उसमें आपका जो उसका एक तो आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, और दूसरा आपको जो है वो आपके जो अखराजात है उसमें वो हेल्प आउट करेगा। लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से, जिसमें एक तो सबसे पहले हाइजेनिक कंडीशन का ना होना, गंदगी की वजह से, या और सर्टन रीजंस है, उसमें कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो आपके शहरी आबादियां है ना, उसमें वो ये चीज जो है वो नहीं करने दे रही। वो कायदा वो आउट ऑफ सिटी वो कहते हैं भी आप जो अपना फार्म हाउस या किसी किस्म का कोई ऐसा आप जगह बनाएं जिधर आप जो है इसको रेयर करें। लेकिन बैकयार्ड फार्मिंग जो है वो एग्जिस्ट कर थ्रू वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप जिधर भी जाएंगे आपको जो बाशऊर लोग नजर आएंगे, उसमें आपको जो है वो बैकयार्ड फार्मिंग उनको करते देखेंगे आप। बिल्कुल। मतलब हर किसी के घर में मुर्गियां तो वो पाल ही सकते हैं और ये कॉमन चीज है, पर जो बड़े जानवर हैं उनके लिए आपको फिर अपने अखराजात को पूरा करने के लिए लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं एक चीज कि हम खुद भी देखते हैं, अपने भी आजकल जो है वो, पहले कुछ और आपने हाइजीन की बात की, वो मसले भी आजकल आ जाते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े हों छोटे हों, और ब्रीड के लिहाज से एक अच्छी जो ब्रीड आपको लगता है कि जो आप घर में रख सकते हैं, उसपे हाइजीन के हवाले से ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बकरियों में कौन सी है और मुर्गियों में कौन सी है? तो देखिए, इसमें हाइजीन तो आपने मैनेजमेंट के साथ करनी होती है। ठीक है। देखिए, हाइजीन एनिमल है, आपको जब आप उसको किसी एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रिस्ट्रेन करेंगे, उसको रोक के रखेंगे, तो फिर हाइजीन मेंटेन करना जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो तो आप किसी भी एनिमल को जब भी आप रखोगे तो वो आपने जो है वो उस फार्मर ने खुद ही करनी है मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है। उसमें अब इम्यूनिटी या बाकी अगर हम अपना नेचर वाइज देखें तो हमारे जो देसी ब्रीड्स हैं, ख्वाह वो पोल्ट्री में आ जाए, बैकयार्ड पोल्ट्री में आ जाए, जैसे कि असील है, और 2-3 ब्रीड्स हैं इसके साथ,
बैकयार्ड पोल्ट्री में जो मिक्स्ड भी हैं बीच में कुछ, वो लोग रखते हैं। इसमें अगर गोट्स की तरफ आएंगे तो वो बीतल एक तो स्पेसिफाइड ब्रीड है, उसके आगे टाइप्स आ जाते हैं, क्रॉसेस हैं तकरीबन 4 से 5 जो। अच्छा, ये भी एक बताइएगा कि गर्मी और सर्दी के हवाले से, क्योंकि हमारा इलाका गर्म है, तो इसके हवाले से यहाँ पे हम कौन सी ब्रीड जो है वो। देखिए इसमें आपके पास जो जानवर, अगर हम बात करें गोट्स के रिलेटेड, तो गोट्स तो जो आपकी पाकिस्तान की देसी ब्रीड्स है ना, सवाए पहाड़ी के जिसके लंबे बाल हैं, उसके अलावा जो भी आप इस हमारे अपने पर्टिकुलर एरिया में जो भी आप ब्रीड लेके आएंगे वो परफॉर्म करेंगे। इसकी खास वजह? उसकी खास वजह एक तो हमारे पास ग्रेजिंग लैंड है जो सबसे प्लस पॉइंट हमारा है। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एज कंपेयर टू अदर एरियाज वो इतना हार्श नहीं है, ना वो सर्दी इतनी हार्श है ना वो गर्मी इतनी हार्श है, जो है वो बियर कर सकता है। ठीक है, ये भी एक आपको क्या लगता है कि एक मेन चीज है, जैसे कि आपने बताया हमारा एरिया, तो एरिया से बाहर एनिमल को सरवाइव कराना एक मुश्किल चीज हो सकती है। हाँ जी, इसमें एनिमल को अगर आप एरिया से बाहर लेके जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस को अल्टर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी कुछ लोग क्रॉसेस कर रहे हैं, क्रॉस में एनिमल परफॉर्मेंस दे जाएगा, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी होती है, वो बचपन से रेज होता है उस एनवायरनमेंट में, तो वो अडॉप्शन कर जाता है उस एनवायरनमेंट की, और फिर जो है वो परफॉर्मेंस भी दे जाता है। लेकिन अगर हम प्योरिटी की बात करें, उसमें मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ आपके सामने। अगर फॉर एग्जांपल मैं होस्टिन फ्रीजियन पे चला जाऊं, गाय की गाय की मैं बात कर रहा हूँ, एचएफ की, तो अगर आप एचएफ को लाके जो आपका ट्रेडिशनल वे है उसमें आप रख देंगे तो वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो आपको तंग करना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो उस एज कंपेयर टू दैट ब्रीड, अगर आप साहिवाल, आप चोलिस्तानी को, इवन हमारी एक बहुत अच्छी ब्रीड है इस एरिया की, धनिया आपने देखी हो, बिल्कुल, ये बड़ी चुस्त है, बिल्कुल। वो आप जिस कंडीशन में भी इधर ला के रखेंगे, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत होगा। चले छांव और धूप तो उनका जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, पानी का अच्छा मिलना, खुराक का अच्छा मिलना उनकी, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं। उसके लिए आपको मैनिपुलेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत आपको उसमें नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर साहब ने कि जब हम कोशिश करते हैं ना कि हमने फार्मिंग करनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ चीज हमने लेके आने, एनिमल्स लेके आने, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो जानवर लेके आए जो सबसे ज्यादा दूध दे। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर कौन सी ब्रीड सूटेबल है। अगर वो ब्रीड, जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रीजन आप ले आएंगे, वो तो हमारा जो खास तौर पे इलाका है, गर्म इलाका है, यहाँ पे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। तो कोशिश करें। उसमें भी कुछ चीजें हैं, मतलब अगर तो वो क्रॉस में है, प्योरिटी में नहीं है, तो फिर भी परफॉर्मेंस के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें भी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है आपको। उसके लिए आपको जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं उन पे बात करूं, तो वो आपका अखराजात जो है वो बचाते हैं, आपकी फार्म मैनेजमेंट के अखराजात बचेंगे। उसमें आप ग्रेजिंग लैंड है आपके पास, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, अभी एरिड ये क्लाइमेट है हमारे पास, हम बारिशों पे इंहिसार करने वाले लोग, जी बिल्कुल। तो हम उस तरह जमीन पर सैराब करके उसके लिए फॉडर मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, हम इधर जो है वो कुछ मॉडर्न फार्मर्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, हर बंदे रीच में नहीं। ठीक है। तो उसमें जैसे कि मैंने लाइफ स्टॉक में तो चले बकरियां, बीतल हो गई, ईजा के लिए होगी, मक्खी चीनी होगी। इसमें आगे जो है वो डेयरी के सेक्टर में चले जाएं तो आपके पास चोलिस्तानी है, साहिवाल है, ये, और फिर धनी एक हमारे इलाके का जानवर है। ये आपको जो ग्रेजिंग में हेल्प आउट करेंगे। आपका एरिया का लैंडस्केप ग्रेजिंग है, तकरीबन सबसे ज्यादा जो है वो एनिमल आप हमारे इस एरिया में ग्रेजिंग पे है। ठीक है, ये सबसे अच्छे हैं। हाँ जी, सबसे अच्छा है। मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। ठीक है, लो एफर्ट करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे जो फार्मर्स हैं, आपको 2.5 साल हो गए हैं फील्ड में, एक तो होता है लोग बैठे, डॉक्टर साहब का बेसिकली है ही फील्ड वर्क है, तो आपसे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मुझे ये बताएं, जो हमारे फार्मर्स हैं, सबसे बड़ा उनको क्या इशू पेश आता है और उसका हल क्या है? सर, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोला था, लैक ऑफ नॉलेज का, तो एक तो प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए फार्मर्स को
चूंकि अभी क्लाइमेट चेंज का भी ये आ गया, सारा पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही है, उसकी अडाप्टेशन कैसे करनी है। उसके बाद फिर जो है उनको ये पता होना चाहिए भी वो जो कर रहे हैं आया वो इन फ्यूचर उनको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद स्किल्ड प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें यहाँ पे टेस्टिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जेलम में तो लैब है, लेकिन इस एरिया में पर्टिकुलरली यहाँ का सेंसिस जो है वो एनिमल का बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पे हर बंदे, हर हाउस होल्ड के पास 1 से 2 जानवर जरूर है, तो उनको यहाँ पे फैसिलिटी टेस्टिंग के हवाले से डिजीज डायग्नोस्टिक लैब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो उसके साथ जो है वो आगे स्किल्ड वेटनेरियन अगर मैं बोलूँ या प्रोफेशनल, तो उसमें सर्जरी की कुछ जो है वो सहूलियात, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट अच्छे लेवल पे, चूंकि यहाँ पे इससे पहले कोई ऐसा वेटनेरियन जो डीवीएम ग्रेजुएट हो, इस तरह का वेटनेरियन फील्ड में नहीं आया। तो अभी जो है वो चीजें मैंने आपको पहले भी बताया अभी बदल रही हैं, लोग इसको समझ रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन है और वो आ रहा है आस्ता स्लोली उस पे जो है वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक फार्मर को, जो एक नया फार्मर है, उसको कब जो है कंसल्टेट करना चाहिए एक डॉक्टर के साथ, प्रॉपर उसको पूछना चाहिए इसकी मेडिसिन और ये वो सारा कुछ, कौन सा वो वक्त है? आपको क्या लगता है बिगनर लेवल पे ही है, वो स्टार्ट कर दे उसके बाद कंसल्टेट करे आप जैसे डॉक्टर्स के साथ? सर सबसे पहले ऐसे जब भी कोई बिजनेसमैन है ना, अगर बिजनेस करता है ना, ये वो उसके बारे में नॉलेज खुद लेता है। ठीक है। वो चाहे किसी स्किल्ड वेटनेरियन के पास जाता है, बुक रीड करता है, या इवन कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करता है, एक्सपोज अटेंड करता है। सबसे पहला नॉलेज तो उसका अपना है, वो गैदर करे उसके रिलेटेड नॉलेज, जो वो करना चाह रहा है उसको उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, उसको खुद आइडिया हो, उस चीज आइडिया हो। जब वो खुद आइडिया लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास भी या किसी ऐसे वेटनेरियन के पास एक नॉलेजफुल आदमी जाएगा, तो वो फिर अलर्ट होके उसको रिस्पांस देगा और उसकी बात समझ के उसको जवाब अच्छा देगा और उसके लिए वो बेहतर होगा। तो उसका अपना नॉलेजफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, अभी लोग जो अपना नॉलेज है उसको इन्हांस नहीं करते, और इसमें थोड़ा सा ये है भी कमर्शियल लेवल पे भी या इस लोकल लेवल पे तो इतने अवेयरनेस सेमिनार नहीं कंडक्ट होते, तो उस वजह से जो है वो लैक ऑफ नॉलेज। अभी ये सोशल मीडिया का चूंकि दौर है, तो अभी चीजें जो है वो लोग सुन लेते हैं सोशल मीडिया से, और उनको नॉलेज है भी जो इंटरेस्टेड है इवन गोट फार्मिंग में, इसमें डेयरी में, पोल्ट्री में, तो वो लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज आता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें कुछ चीजों की कमी होती है, चूंकि उनके सामने कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो तो वो लोग बेटर परफॉर्म कर। ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि हमारे जो फार्मर्स हैं क्या वो साइंटिफिकेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं? सर इसमें अगर मैं एज कंपेयर टू 5 ईयर बैक जो है वो मैं अगर बात करूंगा, तो वो सारे लोग जो अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर या मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं वो सारे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी अभी गैप है, काफी हद तक गैप है। कुछ लोग जो है बिल्कुल उसी ट्रेडिशन पे चल रहे हैं, और कुछ जो है वो, लेकिन ये अभी ये खुश आइंदा है, अभी लोग सीखना चाह रहे हैं और वो आ भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया जब है तो लोग जो है वो उसको यूज करके ठीक है, उनके पास नॉलेज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो हमें वही पुराने देसी टोटके करने चाहिए या फिर आपसे राब्ता करना चाहिए? इसमें जो है वो इस ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छा भी है आपका क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा दूंगा। उसमें ये भी कुछ चीजें हैं भी, अगर आप ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल किसी भी मेडिसिन को आप जब देखेंगे तो उस मेडिसिन के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं किसी प्लांट सोर्स से, एनिमल के सोर्स से। ठीक है, तो वो मेडिसिन फिर बनती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, वो
ऑर्गेनिक चीज दे रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो देसी टोटके उसमें भी उसको नॉलेजफुल होना जरूरी है। नो डाउट उनका कोई नुकसान नहीं है, वो खुराक भी है जानवर की, लेकिन उसका ओवर डोज या अंडर डोज जो है एनिमल को नुकसान या एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं। और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो अगर हम यूज करें अच्छे तरीके से तो उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। वो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है भी वो नहीं देने चाहिए या इस तरह होना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसका पर्पस, उसका टाइम, उसका डोज, वो सारी चीजें जो है वो इंसान के अगर नॉलेज में हो तो फिर वो कर सकता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, अभी फॉर एग्जांपल मैं गार्लिक की अगर बात करूं जी, जिसे हम लहसुन कहते हैं, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज हैं एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल। तो ये देखें वो तीनों चीजों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो एलिलोपैथ की मेडिसिन हैं जो कि ये जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी अदविया, वो भी एक्सट्रैक्ट इन्हीं चीजों में से है सारी, ठीक है जी। लेकिन वो स्पेसिफाइड है, वो टारगेटेड होती हैं, वो फौरन क्विक एक्शन देती हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक चीज को टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल। तो कुछ ऐसे मसाइल जैसे कि मास्टाइटिस है या इसके अलावा कोई ऐसी लीथल बीमारी है, उसमें जब हम ऑर्गेनिक पे रिलाय करेंगे तो ऑर्गेनिक उसको उस तरह की अफादियत नहीं पहुंचा सकती क्विकली मेडिसिन देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके 2-2.5 साल या आपकी जितनी जर्नी है उसको अगर हम कंक्लूड करें तो कोई 4-5 ऐसी एडवाइस आप फार्मर्स को दें, चाहे वो पोल्ट्री कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, अगर वो बकरियां भी कर रहे हैं, तो कोई 4-5 आपकी ऐसी एडवाइस जो आप फार्मर को देना चाहें। सबसे पहली एडवाइस तो ये है, अभी फार्मर जो है वो लर्न करे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो वेटनेरियन है ना इस इलाके में पर्टिकुलरली, उनका बड़ा काम है, वो मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, फील्ड वेटनेरियंस जितने भी हैं उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दे के उनकी जो बात है वो तवज्जो से सुन के उस पर अमल करें, ठीक है जी। ये दूसरी एडवाइस। और मेरी थर्ड एडवाइस ये है, अभी जो जानवर का स्टेज है या जो कैफियत है उसके रिलेटेड जो आपके पास न्यूट्रिशन है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसमें उसका खास ख्याल रख के जानवर को लेके चले। और चौथा ये है भी कह लें भी वो सुनी सुनाई बात पे अमल करना वो बेहतर नहीं होता। तो अगर कोई बीमारी है या कोई इशू है जानवर को, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के करीब पैरावेट्स और वेटनेरियन मौजूद हैं इस इलाके में, तो उनसे पहले मशवरा करें और फिर जो है उस जानवर को उस चीज पे लेके जाए, ठीक है। अदरवाइज जब वो नॉलेज के बगैर एक दूसरे से सुन के मतलब वो काम करेंगे तो वो उनको नुकसान ही दे। जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो ये हैं, अब भाई देखें इन फ्यूचर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली, तो जो होल्स्टीन फ्रीजियन है या जो इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं जो अभी लोग इधर अडॉप्ट कर रहे हैं, उन ब्रीड्स पे काम हुआ है तकरीबन आज से 100-150 साल पहले। उनके पास डेटास भी हैं, जेनेटिक्स पे वो काम करते रहे। तो थोड़ा सा जो है वो रुझान जेनेटिक्स पे वो हमें बढ़ाना चाहिए। उसमें देखें साहिवाल ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है हमारे पास, चोलिस्तानी है अच्छी। अभी ये एक डेजी फार्म है, अली रंधावा साहब है, उस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चोलिस्तानी पे। तो जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उसको प्रमोट करें, ठीक है। उसको जब में सेग्रीगेशन करें, उसमें जब जेनेटिक्स होगा उसमें जेनेटिक्स को बिल्ड करेंगे हम, तो मेरा नहीं ख्याल भी हमें फ्रीजियन और ये इंपोर्ट के मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हर एक ब्रीड में से अच्छी चीजें निकाली जाती हैं, उनको एक नई ब्रीड में अडॉप्ट की जाती हैं, वैसे ही हम भी कोशिश करें हमारी दन्नी ब्रीड, साहिवाली या जो आप चोलिस्तानी बता रहे हैं, उनमें से अच्छी चीजें निकालें और एक नई ब्रीड भी बना सकते हैं और उनको बेहतर करें। आपके कहने का ये मतलब? जी बेशक ऐसे ही। और उसमें एक और चीज है भी, ये जेनेटिक्स का काम कभी भी जेनेटिक्स का काम आप कह लें भी 1-2 साल या 5 साल, ये उसकी बात नहीं है। ये लंबा प्रोसेस है, जनरेशंस लगती हैं। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया BHF पे उनकी जनरेशंस लगी हुई हैं, उनके पास इसका डेटा भी, वो बिजनेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान भी कर सकता है, इसके अवाम भी कर भी रहे हैं कुछ लोग। जी ये एग्रीकल्चर लाइफस्टॉक का कह लें गार्ड है। इसमें GDP आपका जो सबसे ज्यादा GDP कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। और उसमें
जो बैकबोन है फार्मर की वो लाइफ स्टॉक है। ऐसे ही तो इसमें फार्मर हजरात और दूसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर को मेरे ख्याल में मिल इस के चीज काम पे करना ज्यादा चाहिए। तो जो देनी चाहिए, हाँ वो दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं अभी दे रहे बहुत हैं। सारी स्कीम्स और ये वो फार्मर्स के लिए बड़ी अच्छी बड़ी बात। अच्छी यार। अच्छा, आज की हम पॉडकास्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी काम की चीजें हमें बताई हैं और फार्मर्स जिनके लिए इन्होंने स्पेशल एडवाइस भी दी है वो इसको नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको पोल्ट्री, डेयरी, किसी भी चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और चाहिए तो स्क्रीन पे आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी नजर आ रहा होगा। आपका जानवर बीमार हो जाता आप इनसे कंसल्टेट भी कर सकते हैं और राब्ता भी इनसे कर सकते हैं। बाकी मजीद आपकी अगर कुछ कंफ्यूजन हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह जवाब भी देंगे वहां पे। बाकी एक्सप्लोर पाकिस्तान का जो ये पेज जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की वाकई जरूरत है। और आज हम आपसे यहीं पे इजाजत चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मिलते हैं।